नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 22 सितंबर 2025 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मेघालय में यूरेनियम की माइनिंग से संबंधित, क्यों सुर्खियों में है, क्या कंट्रोवर्सी है, सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल फिर हम डिस्कस करेंगे H1B वीजा के बारे में। द हिंदू में तो छोटा सा आर्टिकल आया है, लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भी H1B वीजा कंट्रोवर्सी पे आर्टिकल्स आए हैं, तो सबको कंपाइल करके हम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूपीआई के ज़्यादा यूज होने से ना एक फायदा देश की इकोनॉमी को ये हो रहा है, फॉर्मलाइजेशन की तरफ हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। मतलब हम हमेशा से बात करते थे ना कि इनफॉर्मल इकोनॉमी ज़्यादा है हमारे देश में, इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा है, लेकिन यूपीआई की वजह से फॉर्मल सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है। जानेंगे कैसे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, मेघालय में यूरेनियम माइनिंग से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो यूरेनियम की बात करते हैं। आखिरकार यूरेनियम है क्या? यूरेनियम है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या मतलब है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? सिंपल भाषा में देखो, हाई एनर्जी वाला मेटल है यूरेनियम, और ये ना न्यूक्लियर पावर का फ्यूल है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको पता है क्या लगता है, पेट्रोल डीजल, उसी प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे बिजली पैदा होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए यूरेनियम लगता है। स्पेसिफिकली यूरेनियम 235, ये जो आइसोटोप है ना, ये फिजन रिएक्शन में यूज होता है। चलो ठीक है, बेसिक्स मैंने आपको बता दिया, वैसे ये हम स्कूलों में पढ़ते हैं। देखो यूरेनियम जो है इंडिया की ना एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मतलब बिजली बनाने के लिए, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है यूरेनियम। अब हम आते हैं मेघालय पे। मेघालय में देखो जो वेस्ट खासी हिल्स है ना, वहां पे एक जगह है जिसका नाम है डोमियसिएट। क्या नाम है? डोमियसिएट। ये मेघालय के वेस्ट हिल्स डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। अब यहां पे ना 1980s में, खास करके 1984 में सरकार को यह पता लगा कि हाई क्वालिटी के यूरेनियम के यहां पे डिपॉजिट्स हैं। तो फिर क्या था? फिर तो देखो सरकार ने सोचा कि पैसा ही पैसा होगा, जल्दी से माइनिंग करते हैं। लेकिन देखो यहां पे डोमियसिएट और वाखाजी, मेघालय में जो ये जगह है ना जहां पे हाई क्वालिटी यूरेनियम के डिपॉजिट हैं, वहां पे जो ट्राइबल लोग हैं ना, खासी ट्राइबल ग्रुप्स के लोग, उन्होंने विरोध किया सरकार का कि देखो आप यहां पे यूरेनियम की माइनिंग करोगे, आसपास के लोगों की हेल्थ पे असर पड़ेगा, रेडिएशन की वजह से हमारी ज़मीन खराब हो जाएगी, हमारा कल्चर खतरे में आ जाएगा, हमें डर है, इसलिए आप यहाँ पे यूरेनियम की माइनिंग मत कीजिए। उन्होंने बोला ये ज़मीन हमारे लिए सिर्फ मिट्टी नहीं है, हमारी पहचान है, हमारे पुरखों की विरासत है। तो फिर सरकार का काम अटक गया, क्योंकि देखो जैसे 2006 में बाद में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला रूल भी आ गया कि आपको ना पहले एसेंट लेना जरूरी है ग्राम सभा से, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ना लोकल लोग का अप्रूवल लेना जरूरी है। हालांकि ये बाद में आया था, 2006 में ये कंसेप्ट आया था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। कुल मिलाकर देखो 1984 में सरकार को पता लगा, और तब से लेके अभी तक सरकार यहां पे यूरेनियम की माइनिंग नहीं कर पाई है। बट अब सरकार, बॉलीवुड में होते हैं ना कुछ विलेन लोग जो होते हैं, जुगाड़ करते हैं, जैसे कि यार कैसे भी करके हमें यहाँ पे यूरेनियम की माइनिंग करनी है। तो सरकार ने किया अब एक जुगाड़ क्या है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ना एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया, ओएम। क्या है इस ऑफिस मेमोरेंडम में? इस ऑफिस मेमोरेंडम में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने यह लिख दिया कि अगर देखो एटॉमिक मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की अगर माइनिंग वगैरह करनी है तो इसके लिए पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ओएम जारी करके बोल दिया, अगर देखो कहीं पे एटॉमिक मिनरल्स,
क्रिटिकल मिनरल्स या फिर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की माइनिंग करनी है तो जनता से मत पूछो, सीधा माइनिंग स्टार्ट करो। और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का तर्क ये है कि हम देखो नेशनल डेवलपमेंट के लिए, देश के फ्यूचर के लिए ये लेके आए हैं, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल्स देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। समझ गए? जैसे पहले इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले लोकल लोगों से अनुमति लेनी पड़ती थी ना, लेकिन अब उसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ओएम जारी करके ये बोल दिया कि एटॉमिक मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग करनी है तो ये कोई भी कंसेप्ट लागू नहीं होगा, पब्लिक से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनिंग स्टार्ट करो। तो ये दिक्कत है। तो अब जो खासी लोग विरोध कर रहे थे पहले यूरेनियम माइनिंग का, वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। वो बोल रहे हैं, अरे भाई आपको समझ में नहीं आता क्या, आप पिछले दरवाजे से यहां पे माइनिंग करवाना चाहते हो, गलत है। तो अब जो विरोध कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं हमारे पास ना एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र है माइनिंग रोकने के लिए 6th शेड्यूल, संविधान का 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल देखो, संविधान का ना एक स्पेशल प्रोविजन है। क्या है? एक स्पेशल प्रोविजन है, और ये ना 4 स्टेट्स में एप्लीकेबल है। सबसे पहले असम में, फिर मेघालय में, फिर इसके बाद ये त्रिपुरा में एप्लीकेबल है, और सबसे लास्ट में मिजोरम में। तो इन 4 राज्यों में ट्राइबल्स की आइडेंटिटी, ट्राइबल्स के कल्चर, रिसोर्सेज, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये 6th शेड्यूल का कंसेप्ट आया। और इसके अनुसार देखो, इन 4 राज्यों में ना 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनी हुई हैं। और इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में, यानी एडीसी के पास में ना बहुत ज्यादा पावर है, जमीन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड काफी पावर्स है इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास में। जहां पे अब मेघालय में, जहां पर मेघालय में ये यूरेनियम के डिपॉजिट्स है ना, वहां पे काउंसिल है खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, खासी हिल्स एडीसी, ये है यहां पे जहां पे यूरेनियम के डिपॉजिट हैं। तो विरोध करने वाले बोल रहे हैं कि खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए इस माइनिंग को रोकने के लिए। तो ये जो मुद्दा है ना, सिर्फ फेडरलिज्म, सिर्फ माइनिंग का मुद्दा नहीं है, फेडरलिज्म का भी मुद्दा है। यहां पे सेंटर वर्सेस लोकल ऑटोनोमस बॉडी का भी टकराव है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है माइनिंग अलाउ करो बिना पब्लिक से पूछे, और लोकल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पावर है जमीन से रिलेटेड कानून बनाने की। अब इसके बाद राइटर देखो एक बात बोलते हैं, राइटर बोलते हैं जो ये खासी हिल्स के लोग हैं ना, जहां पे यूरेनियम के डिपॉजिट हैं, इन्होंने ऑलरेडी देखा है, झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिले थे यूरेनियम के डिपॉजिट, वहां पे सरकार ने माइनिंग स्टार्ट कर दी। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वहां पे माइनिंग स्टार्ट कर दी झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन वहां पे लोगों की शिकायतें ये हैं कि रेडिएशन एक्सपोजर से ना लोकल लोगों को कैंसर हो रहा है, जन्म से ही डिफेक्ट्स मिलने लगे हैं, उनका जो पानी है, नदी का पानी, कुओं का पानी, वो कंटामिनेट हो चुका है। और देखो, जब लोगों ने शिकायतें की, पब्लिक हियरिंग हुई, जन सुनवाई हुई, लेकिन नोटिस जारी किए गए ऐसी भाषा में जो लोकल लोगों को समझ ही नहीं आती, जैसे इंग्लिश में जारी कर दिए, और लैंग्वेज भी काफी डिफिकल्ट, तो लोकल लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि नोटिस में क्या लिखा गया है। मतलब झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जहां पे माइनिंग हुई थी ना यूरेनियम की, लोकल लोगों के जो कंसर्न्स थे उनको अनसुना कर दिया गया। तो जगह का नाम क्या है जहां पे ये हुई थी माइनिंग झारखंड में? जगह का नाम है जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, बुद्धा वीप सिंह जादूगोड़ा। क्या था डॉक्यूमेंट्री का नाम? मतलब बुद्धा रो रहे हैं जादूगोड़ा में, बुद्धा वीप सिंह जादूगोड़ा। ये डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें बताया गया था कि क्या हो रहा है लोकल लोगों के साथ में। तो डॉक्यूमेंट्री में एक पर्सन बोलता है कि विकास ने हमें रोशनी नहीं, रेडिएशन दिया है, और हमारा जो शरीर है वो यूरेनियम के जख्म झेल रहा है, बट हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मतलब देखो, जो झारखंड के लोगों के साथ में हुआ वो देखा मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने, इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं माइनिंग का। और देखो यहां पे ना एक यूएन का भी कंसेप्ट है, यूएन का कंसेप्ट है, यहां पे देखो लिखा हुआ है क्या, नहीं तो मैंने अब रिसर्च कर रहा था, मैंने पढ़ा था, चलो बता देता हूं यूएन का कंसेप्ट क्या है। एक यहां पे देखो कंसेप्ट होता है FPIC का,
एफ का मतलब है फ्री, एफ का मतलब है फ्री, पी का मतलब है प्रायर, और आई का मतलब है इन्फॉर्म्ड, और सी का मतलब है यहां पे कंसेंट। तो आंसर में एफ पी आई सी ये आप जरूर यूज कीजिए। जहां पे भी आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं ना, तो इंटरनेशनल लॉ में ये इस कंसेप्ट का जिक्र है, वहां के लोगों से फ्री, प्रायर, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है। फ्री मतलब बिना किसी दबाव के, प्रायर मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, इन्फॉर्म्ड मतलब उनको प्रोजेक्ट के फायदे नुकसान दोनों बताओ। तो ऐसी कंसेंट उनसे लेना जरूरी है। और इवन देखो डिक्लेरेशन यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, इवन ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये भी इसी कंसेंट का जिक्र करती है और बोलती है कि जब देखो आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हो तो इस प्रकार की कंसेंट लेना जरूरी है। तो मेघालय में सरकार का जो रवैया है वो इस प्रकार का है, नो इज नॉट एन आंसर, मतलब नो हम नहीं सुनने वाले हैं, हम किसी भी प्रकार से माइनिंग तो स्टार्ट करेंगे। तो ये FPIC का साफ तौर पे विरोध है। तो ऐसे में ना ट्राइबल ग्रुप्स के पास में एक ऑप्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का देखो इस मामले में ना एक बड़ा प्रेसिडेंट भी है। हुआ क्या था, नियमगिरी केस है, नियमगिरी केस 2013 का। इसमें क्या हुआ था, इसमें देखो ये हुआ था, यहां पे ना जो वेदांता कंपनी थी ना, वो नियमगिरी हिल्स में ना बॉक्साइट की माइनिंग करना चाहती थी। लेकिन यहां पे एक ट्राइब थी, डोंगरिया कोंद ट्राइब, इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बोला वेदांता कंपनी को कि भैया ये जो नियमगिरी हिल्स में आप माइनिंग करना चाहते हो ना बॉक्साइट की, नियमगिरी को हम अपना भगवान मानते हैं। तो नहीं मानी वेदांता कंपनी, सरकार भी वेदांता कंपनी के साथ थी। तो उसके बाद ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे काफी एक्टिविस्ट लॉयर्स जो होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने ना काफी ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला माइनिंग होगी किसी जगह पे या नहीं होगी, इसका फैसला सरकार नहीं करेगी बल्कि लोकल ग्राम सभा करेगी। अगर लोकल ग्राम सभा मना कर देती है कि माइनिंग नहीं होगी तो फिर वहां पे माइनिंग नहीं होगी। तो ये 2013 में ऐतिहासिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इस जजमेंट ने साबित कर दिया था कि जो ये कम्युनिटी राइट्स है ना, वो देखो बड़े हैं किससे, स्टेट इंटरेस्ट से और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से। तो इसी 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बना के जो खासी ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के नए OM को, यानी ऑफिस मेमोरेंडम को। वे फॉरवर्ड में क्या बोला जाता है राइटर के द्वारा, देखो वे फॉरवर्ड में ये बोला जाता है, 3 पॉइंट्स मेनली बोले जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो ये बोला जाता है कि ये जो OM है ना, सबसे पहले इसको आप विड्रॉ कर लो, जबरदस्ती से सरकार माइनिंग ना करे, और जो ये OM आया है इसे सरकार विड्रॉ करे। समझ गए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चीजें चलनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, आप डायलॉग करो, फोर्सफुली माइनिंग मत स्टार्ट करो, नहीं तो आगे जाके फिर वो सेपरेशन वगैरह के रास्ते पे चलने लगते हैं ट्राइबल लोग कि हमें इंडिया से अलग होना है। तो सभी खासी लीडर्स के साथ में आप बातचीत स्टार्ट करो, जबरदस्ती से सिर्फ उनका गुस्सा बढ़ेगा, अलगाव की भावना आएगी। फिर नेक्स्ट है अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं इसके, तो राइटर अल्टरनेटिव्स बताते हैं। जैसे देखो थोरियम एक अल्टरनेटिव है। क्या है, थोरियम एक अल्टरनेटिव है। इंडिया के पास ना दुनिया का 25% थोरियम रिजर्व है, और हमारा जो 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अल्टीमेटली उस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का यूज थोरियम यूज करना ही है। तो इस प्रोग्राम को तेज करना चाहिए। फिर दूसरा अल्टरनेटिव हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी पे इंडिया को ज्यादा फोकस करना चाहिए। इवन जर्मनी ने भी ना 2011 के फुकुशिमा डिजास्टर के बाद जो जापान में आया था, न्यूक्लियर प्लांट्स को फेस आउट करने का फैसला लिया था। और नेक्स्ट यूरेनियम इंपोर्ट, मतलब देखो हम पहले से ही कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो करते रहें, क्या दिक्कत है। तो ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं। तीसरा है इंपोर्ट। पहला वे फॉरवर्ड में क्या था, जो ये ऑफिस मेमोरेंडम आया है इसको वापस ले लो। दूसरा डायलॉग करो, आप बातचीत करो वहां खासी हिल्स के लीडर्स के साथ में,
कोर्जन का इस्तेमाल मत करो, फोर्सफुली आप माइनिंग वहां पे मत स्टार्ट करो। तीसरा है अल्टरनेटिव्स। लास्ट में देखो ये बोलते हैं राइटर कि ये माइनिंग प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है, ये गवर्नेंस का टेस्ट है कि गवर्नेंस टॉप डाउन अप्रोच से चलेगी या पार्टिसिपेटरी अप्रोच से। ये फेडरलिज्म का टेस्ट है कि हम ऑटोनोमस काउंसिल्स की पावर की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। ये ट्राइबल राइट्स का टेस्ट है, क्या आर्टिकल 21 में जो लिखा गया है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, वो इसमें आर्टिकल 21 में शामिल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, H1B वीजा कंट्रोवर्सी से संबंधित है। आपने सिलेबस में एक तरफ देखो जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड यूएस रिलेशंस है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट करोगे, और दूसरी तरफ देखो इंडियन इकोनॉमी से भी आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको आपके बेसिक्स क्लियर करता हूं, उसके बाद कंटेक्स्ट बताऊंगा और फिर पूरा जो इशू है उसका हम एनालिसिस करेंगे। वीजा क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वीजा। वीजा देखो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे पेपर्स होते हैं जिनकी सहायता से आप दूसरे देश में एंट्री ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें चाइना जाना है, तो चाइना का घूमने के लिए जाना है, तो चाइना फिर हमें टूरिस्ट वीजा इशू करेगा और उस टूरिस्ट वीजा के बेसिस पे हम चाइना में एंट्री ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखो ये सारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये अलग अलग तरह के जो वीजा हैं वो हैं जो यूएसए के द्वारा इशू किए जाते हैं बाहर से आने वाले लोगों के लिए। समझ गए? ये स्टूडेंट के लिए जो वीजा इशू किया जाता है, जो यूनिवर्सिटीज में वहां पे इनरोल करते हैं, उसका नाम है F1 वीजा। उसी प्रकार से कोई बिजनेस के लिए आ रहा है तो अलग नाम है, फैंसी नाम रख दिया और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लिए इस आर्टिकल में फोकस होगा H1 वीजा पे। ये क्या है देखो, 1990 के आसपास ना एक वो दौर था जब यूएसए का टैक्स सेक्टर ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। यूएसए का टैक्स सेक्टर ग्रो कर रहा था और ना बड़ी बड़ी कंपनीज में कुछ टैलेंटेड लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन वो टैलेंटेड लोग यूएसए में मिल नहीं रहे थे। तो यूएसए एक एक्ट लेके आया जिसका नाम था इमिग्रेशन एक्ट 1990। इमिग्रेशन एक्ट 1990। इस एक्ट में यूएसए की सरकार ने ये प्रोविजन किया कि यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, टेक कंपनीज हैं, उनको टैलेंट बाहर से लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टैलेंट के लिए जो अभी यूएस में नहीं है, दूसरे देशों में है और यूएस की कंपनीज लाना चाहती हैं, तो उनके लिए H1B वीजा का प्रोविजन किया गया। जैसे इंडिया में कोई कोडर था, यूएसए की कंपनी को कोडर नहीं मिल रहा था यूएसए में, तो उसे इंडिया में मिल गया। तो वो कोडर इंडिया में जो यूएसए की एम्बेसी है ना, वहां पे वीजा के लिए अप्लाई करता कि देखो मुझे आपकी कंपनी ने वहां पे बुलाया है। तो यूएसए की एम्बेसी उसको H1B वीजा इशू करती और वो यूएसए में जाके यूएसए की कंपनी के लिए काम करता। तो ये था, मतलब ये वीजा आया तो देखो स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशंस के लिए था। स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशंस के लिए मतलब स्पेशल टैलेंट के लिए, टैलेंटेड लोग थे नहीं यूएसए में, तो स्पेशली टैलेंटेड लोगों के लिए ये प्रोविजन किया गया था H1B वीजा का। तो इसीलिए क्वालिफिकेशन भी निर्धारित की गई कि बैचलर डिग्री या फिर उससे हायर डिग्री होना जरूरी है, आईटी में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन या रिसर्च में। तो ये सब है, ये क्राइटेरिया बता दिया गया किनको H1 वीजा मिल सकता है। हर साल देखो 85,000 जो H1 वीजा है वो यूएसए के द्वारा इशू किए जाते हैं हर साल, लेकिन अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 4.5 लाख, एक एवरेज आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 4.5 लाख इतने लोग अप्लाई करने वाले, और यूएसए की एम्बेसी इशू करती है सिर्फ 85,000 लोगों को इंडिया में। तो फिर कैसे डिसाइड होता है किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? क्या फर्स्ट सर्व फर्स्ट गेट बेसिस पे? नहीं, अजीब सा सिस्टम है इनका, लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी सिस्टम से ये डिसाइड होता है। मतलब आप कितने भी टैलेंटेड हो, यूएसए की कंपनी आपको बुला रही है, कोई जरूरी नहीं आपको ये वीजा मिल जाएगा, लॉटरी में आपका नाम आएगा तभी मिलेगा। और पूरे वर्ल्ड में यूएसए जितना ये H1B वीजा इशू करता है ना, उसमें से देखो 70% तो भारतीयों को मिलता है, इवन 70% से भी ज्यादा। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा बेसिक्स, ये सारा बैकग्राउंड बता दिया। 1990 में इन्होंने स्टार्ट किया था।
और स्पेशलिस्ट लेबर की शॉर्टेज थी, तो उस गैप को फिल करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन ना हाल फिलहाल में ना ये जो H1B वीजा का जो इशू है ना, यूएसए की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हावी रहा। यूएसए के बहुत सारे पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि ना यूएसए की जो कंपनीज है ना, अब प्रोविजन तो H1 वीजा का इसलिए किया गया था कि स्पेशलिस्ट टैलेंट बाहर से लाना, लेकिन यूएसए की कंपनीज क्या कर रही हैं, सस्ती लेबर उठा रही हैं इस H1B वीजा का फायदा उठा के। सस्ती लेबर मतलब जैसे देखो, जैसे मान लीजिए इंडिया में एक इंजीनियर पर आवर $40 में काम करता है, तो यूएसए में सेम काम के लिए इंजीनियर मिलेगा पर आवर $150 या पर आवर $200 के बेस पे। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, इंडिया से सस्ती लेबर उठाएंगी और यूएसए में काम करवाएंगी। मतलब अब सस्ती लेबर के लिए इस प्रोविजन का यूज किया जाने लगा। और खास करके देखो, आरोप इंडियन कंपनीज पे भी लगता है। इंडियन कंपनीज जैसे ये है ना, टीसीएस, इन्फोसिस। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, ये यूएस सरकार के और यूएसए में अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेती हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। तो टीसीएस, इन्फोसिस ने प्रोजेक्ट ले लिया यूएसए के अंदर, कोई वहां पे प्रोजेक्ट ले लिया, तो वहां पे अब इनको आवश्यकता है इंजीनियर्स की। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, यूएसए के इंजीनियर को हायर नहीं करती, इंडिया से सस्ता इंजीनियर हायर करेंगी, उनको H1B वीजा दिलवा के और वहां पे काम करवाएंगी यूएसए में। तो इस वजह से ना, तो यूएसए की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये इशू बहुत ज़्यादा हावी हो गया। कुछ पॉलिटिशियंस ने बोला जो अमेरिकन हैं उनके लिए वेजेस कम हो गए हैं H1B वीजा की वजह से, क्योंकि बाहर से सस्ते इंजीनियर्स आ रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी बोला कि इसकी वजह से अमेरिकन को जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ट्रंप ने पहले कंडीशन सख्त कर दी थी अपनी पिछली टर्म में 2017 से 2020 के बीच में, और अब उन्होंने देखो एक भयंकर फैसला लिया है। अब उन्होंने यूं बोला है कि जो भी नई H1B वीजा के लिए कोई अप्लाई करेगा ना, जो भी एप्लीकेशंस हैं, अब उस पे ना अगर वो यूएस एम्बेसी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है ना, तो फिर उसके लिए ना फीस देनी पड़ेगी $1,00,000 की। मान लीजिए महेश है, महेश जाना चाहता है यूएस से H1B वीजा के थ्रू, तो फीस देनी पड़ेगी कितने की, $1,00,000 यानी 88 लाख। अब महेश तो देगा नहीं घर से, जिस कंपनी ने महेश को बुलाया है वो कंपनी देगी। शुरू में तो ट्रंप, आपको पता है, सीधा अनाउंसमेंट कर देते हैं बिना सोचे समझे। उन्होंने अब सोशल मीडिया पे सीधा अनाउंसमेंट कर दिया, हाहाकार मच गया। हाहाकार इसलिए मच गया कि ऑलरेडी जो H1B वीजा के ऊपर गए हुए हैं वो भी डर गए, क्या हमको भी देनी पड़ेगी, क्या वापस इंडिया जाना पड़ेगा, क्या हर साल देनी पड़ेगी या फिर एक ही वन टाइम देनी पड़ेगी। ऐसे अनेकों डाउट्स आ गए एकदम से जब ट्रंप ने अनाउंसमेंट की। बाद में व्हाइट हाउस को थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ा कि नई एप्लीकेशंस पे है, 21 सितंबर के बाद में पुराने जो H1B वीजा के ऊपर गए हैं उन पे ये फीस नहीं लगेगी और ये वन टाइम है, ये हर साल नहीं देनी है। चलो देखो, थोड़ा क्लैरिफिकेशन तो आया। लेकिन देखो, जैसे ही ये यूएस की सरकार ने फैसला लिया ना, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग जिनको आप बोल सकते हो पपलू, पपलू इसलिए बोल सकते हो जो अपने देश में काम करना नहीं चाहते, वो दूसरे देश में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, फिर वहाँ पे रेसिज्म होता है तो शिकायत भी करते हैं कि हमारे साथ देखो रेसिज्म हो रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों को बोलोगे आप पपलू लोग। तो ये पपलू लोग नाराज़गी जाहिर करने लग गए कि यार, कि मतलब हम तो अमेरिका जाना चाहते थे, अब इतनी फीस कौन देगा, कोई स्टार्टअप हमें यूएसए का हायर नहीं करेगा, भाई अपने देश में काम कर लो यार। कुल मिला के देखो, ये एक इमोशनल एंगल है कि बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन ड्रीम का सपना संजोया था, जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया था और ये सोच रहे थे कि यूएसए में जाएंगे, कमाएंगे और सारा लोन चुका देंगे, तो उनका अब सपना टूट गया है। इंडियन प्रोफेशनल्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे यूएस सरकार के इस फैसले की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो H1B वीज़ा जो थे वो इंडिया वालों को ही मिलते थे। आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन, गूगल का सीईओ कौन, अबोट कंपनी है, इसके अलावा अबोट है, एडोब है शायद, जो भी है, मतलब अबोट एडोब दोनों अलग अलग कंपनी है। अबोट तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एडोब और सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है। दोनों में से किसी एक का
जो सीईओ है, प्रेसिडेंट है, वो भी इंडियन है। तो मतलब बहुत सारी यूएस की कंपनीज के जो सीईओज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो भारतीय हैं। और ये कभी ना कभी देखो H1B वीज़ा लेके यूएस गए थे, समझ रहे हो। तो अब लेकिन देखो यूएस की जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी छोटी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो इंडियन टैलेंट को हायर नहीं कर सकेंगी, क्योंकि इतना फीस तो कोई नहीं देगा ना। बड़ी कंपनीज तो चलो दे भी देंगी टैलेंट के लिए, लेकिन छोटी कंपनी, छोटे स्टार्टअप्स कहाँ से देंगे। इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है? इंडिया के लिए तो ज़बरदस्त फ़ायदा है। ये पहले हम बोलते थे ना ब्रेन ड्रेन, इंडिया का जो बढ़िया ब्रेन है वो बाहर जा रहा है यूएस से। तो अब कुछ लोग नारा दे रहे हैं ब्रेन रिमेन, मतलब ब्रेन जो है इंडिया में ही रिमेन रह रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। तो इंडिया यूएस से रिलेशंस में थोड़ी गड़बड़ी आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत आप कह सकते हो। ऑलरेडी वो ट्रेड डील चल रही है ना इंडिया यूएस के बीच में। कई बार यूएस ऐसे फैसले जानबूझ के करता है नेगोशिएशन में हैवी हैंड रखने के लिए। नेगोशिएशन में आपके पास में कार्ड होते हैं ना प्ले करने के लिए, कि तुम्हें कम से कम H1B वीज़ा पे थोड़ी हमें रियायत देनी पड़ेगी। तो वो बोलेगा तुम एग्रीकल्चर ट्रेड पे हमें रियायत दो। ऐसे ऐसे करके नेगोशिएशन में ये कार्ड प्ले करने के काम आते हैं। फिर नेक्स्ट एनालिसिस की बात करें तो देखो एनालिसिस में ना कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि यार यूएसए का हक है अपनी जॉब्स प्रोटेक्ट करने का। मतलब आप यूएसए को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। जैसे हमारी सरकार हमारी जॉब्स प्रोटेक्ट करने के लिए कोई फैसला लेती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो उसी प्रकार से यूएसए की सरकार अपनी जॉब्स प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ये फैसला लेती है तो उनका ये अधिकार तो है, इसमें देखो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, H1B वीज़ा वालों ने ना यूएसए को बिल्ड किया है। आज यूएसए में जो सिलिकॉन वैली है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको बिल्ड करने में H1B वीज़ा वालों का ज़बरदस्त रोल है। तो अब ऐसे लोग नहीं जाएंगे यूएसए में, टैलेंटेड लोग नहीं जाएंगे, तो यूएसए में बल्कि इनोवेशन कम होगी, यूएसए में बल्कि टेक इंडस्ट्री कम ग्रो करेगी। तो बल्कि यूएसए को नुकसान है इससे, समझ रहे हो। ये देखो यूएसए की जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना वो कम होगी दुनिया में, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड लोग अब देखो यूएसए के बजाय चाइना जा सकते हैं। चाइना से भी लोग जाते थे H1B वीज़ा लेके यूएसए में, अब वो चाइना में ही काम करेंगे रह के, तो फायदा चाइना को होगा, समझ रहे हो। इससे देखो इनइक्वालिटी भी बढ़ती है बड़ी फर्म्स और छोटे स्टार्टअप्स के बीच में, क्योंकि बड़ी फर्म्स तो इतनी भारी भरकम फीस दे सकती हैं, छोटे स्टार्टअप्स नहीं दे सकते। और नेक्स्ट H1B वीज़ा के थ्रू अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग जाते थे यूएसए में काम करने के लिए, तो उनको तो फायदा होता था ना, वो टैक्स भी देते थे यूएसए में, तो यूएसए की सरकार को रेवेन्यू मिलता था। लेकिन अब नहीं मिलेगा। कुल मिला के देखो इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये जो पूरा एपिसोड है ना हमें एक चीज़ सोचने के लिए मजबूर करता है कि यार 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी हम ना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि देश का टैलेंट इंडिया में रहे, इंडिया को आगे लेके जाए। मरे जा रहे हैं लोग यूएसए में जाने के लिए। बड़ी तकलीफ होती है कि हम उनको यहाँ पे बढ़िया इकोसिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर लोग बोलते हैं कि भारत की सरकार को यूएसए से निपटना चाहिए, यूएसए से अच्छे से नेगोशिएट करना चाहिए कि वो H1B वीज़ा पे रियायत दे इंडिया को। मैं बोलता हूँ कि भाई भारत की सरकार को ना सबसे पहले अच्छा इकोसिस्टम इंडिया में प्रोवाइड करना चाहिए कि हमारा अच्छा ब्रेन भारत छोड़ के जाए ना। और दूसरी चीज़ देखो, नुकसान इनको तो थोड़ा होगा। TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी जो है ना, जो यूएसए में प्रोजेक्ट्स लेती हैं और सस्ती लेबर इंडिया से ले जाती हैं, तो इन कंपनीज को तो नुकसान होगा, क्योंकि इन्हें अब ना लोकल सिटीजन्स को हायर करना पड़ेगा वहाँ पे अपना काम करवाने के लिए। तो ये चीज़ है। वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं राइटर, देखो शॉर्ट टर्म में तो क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, कैसे ये पूरा जो यूएसए ने डिसीजन लिया है ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी तक तो बहुत कैओस क्रिएट हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या प्रोविजंस हैं। तो सारी डिटेल्स, सारी स्पेसिफिक चीज़ें यूएसए की सरकार को रिलीज करनी चाहिए। दूसरा, लीगल चैलेंजेस एंड इंडस्ट्री लॉबिंग। राइटर बोलते हैं कि देखो यूएसए की जो कंपनीज हैं ना वो लॉबिंग करती हैं सरकार से कि देखो ऐसा फैसला लो, बट भारत लॉबिंग पे ना, यूएसए में लॉबिंग पे ध्यान नहीं देता। वहां पे ना लॉबिंग क्या है, अलाउड है।
मतलब आप सरकार को इन्फ्लुएंस करते हो पॉलिसी चेंज करने के लिए, ये सब वहाँ पे अलाउड है, पैसा वगैरह भी चलता है। इंडिया में अलाउड नहीं है ये लॉबिंग, मतलब इसे गलत माना जाता है इंडिया में। तो हमें ना यूएसए की लॉबिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि यूएसए की सरकार के फैसले को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकें। लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए इंडिया को? डोमेस्टिक आईटी इकोसिस्टम को हमें मजबूत करना है। फिर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म में डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना है यूएसए पे, बातचीत करनी है ताकि वो H1B वीज़ा पे रियायत दे। फिर देखो WTO वैसे ठंडे बस्ते पे है, लेकिन WTO में अगर इंडिया कुछ करता है नहीं WTO वैसे तो, लेकिन आपको पता है पॉइंट्स तो आइडियल होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते कई बार। पॉइंट्स देने के लिए आप दे सकते हो। तो WTO या फिर लाइक माइंडेड जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलके इंडिया जो ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी पॉलिसीज़ है ना, उनको शेप कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इसका असर इंडिया समेत दूसरे देशों पे भी पड़ेगा। तो मिल के आवाज़ उठा सकते हैं H1B वीज़ा पॉलिसी पर। वैसे देखो एक सबसे बढ़िया पॉइंट ये है, जो इंडिया में स्कीम्स है ना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन स्कीम्स को सरकार मजबूत करे और इनका लाभ मिले लोकल लेवल पे जो स्टार्टअप्स हैं उनको अच्छे से, ये हमें करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया H1B वीज़ा से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूपीआई वर्सेस एटीएम इंडिया की डिजिटल रेवोल्यूशन से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना हम थोड़े बेसिक्स कवर करते हैं। आप ये बताओ इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है? इनफॉर्मल इकोनॉमी में देखो वो फर्म्स, वो वर्कर आते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। मतलब ऐसी फर्म्स जो सरकार के पास में रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार को टैक्स नहीं देती। तो ये सारी जो फर्म्स है ना वो आती हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में। और फॉर्मल इकोनॉमी में क्या होता है? फर्म्स जो हैं रजिस्टर्ड होती हैं, टैक्स देती हैं सरकार को, और जो एम्प्लॉइज़ रजिस्टर्ड फर्म्स में काम करते हैं ईपीएफओ में वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये फ़र्क है फॉर्मल इकोनॉमी का और इनफॉर्मल इकोनॉमी का। अब देखो किसी भी देश की इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन लाने के ना 3 तरीके होते हैं। या तो जो फर्म्स अभी काम कर रही हैं, जैसे घर में बीड़ी बनाने वाली यूनिट है, 4-5 लोग घर में ही बैठ के बीड़ी बनाते हैं। अब ये जो फर्म है ना ये अनरजिस्टर्ड है, बस ऐसे ही 4-5 लोग मिलके बीड़ी बना देते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये अनरजिस्टर्ड है। तो इसको फॉर्मल सेक्टर में लाने का एक तो उपाय ये हो सकता है कि ये फर्म जो है अपने आप को सरकार के पास में रजिस्टर करवाए कि देखो हम 5 लोग हैं, घर में बीड़ी बनाते हैं, ये हमारी फर्म का नाम है। तो ये पहला तरीका हो सकता है कि फर्म्स जो है जीएसटी रजिस्टर करवाएं और सरकार के पास में अपने आप को रजिस्टर करवाएं। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो वर्कर उस फर्म में काम करते हैं ना वो ईपीएफओ या फिर ईएसआई की कवरेज में आए, जैसे प्रोविडेंट फंड जो वगैरह है उनकी कवरेज में आए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है, ट्रांजैक्शंस। मतलब वो फर्म जो भी पेमेंट करती है ना वो डिजिटल पेमेंट करे। डिजिटल पेमेंट करेगी तो भी वो सरकारी रिकॉर्ड्स में फर्म आ जाएगी ना। तो ये तीसरा तरीका है फॉर्मलाइजेशन का। राइटर बोल रहे हैं तीसरे तरीके ने ना देश की इकोनॉमी का बहुत साथ दिया है फॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि आज के समय में ना यूपीआई से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। ऐसी फर्म्स जिनका सरकार के पास में कोई रिकॉर्ड नहीं था वो भी जब यूपीआई से ट्रांजैक्शन करती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के पास में उनका रिकॉर्ड आ जाता है। तो वो भी फॉर्मलाइजेशन की तरफ अब आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। अब राइटर बताते हैं कि यूपीआई का ग्रोथ कितना ज़्यादा हुआ है। देखो इस साल अप्रैल से लेकर जून तक 2025 में 34.9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं यूपीआई के। सोचो 3,490 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं यूपीआई के, और इनकी टोटल वैल्यू जानते हो कितनी थी? 20.4 लाख करोड़। अमाउंट कितना बड़ा है। हमारे देश में जो भी प्राइवेट कंजम्पशन होता है ना उसका 40% है ये अमाउंट। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब हम सब देश की जनता मिलकर जो खर्च करती है ना अपना पैसा, जो खर्च किया है उसका 40% तो अकेले यूपीआई के थ्रू खर्च किया है। सोच लो कितना बड़ा है। और 2 साल पहले ये फिगर सिर्फ 24% था। तो यूपीआई का कवरेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और कहां पे ये खर्चा हो रहा है? हर जगह यार। आजकल तो
सब्जी की रेडी पे चले जाओ, चाय समोसा, राशन की दुकान पे, कहीं भी चले जाओ आप, पेमेंट क्यूआर कोड, यूपीआई इनसे ही होती है। नॉन फूड आइटम देख लो, पेट्रोल पंप पे आपने तेल भरवाया, बिजली का बिल भरना है, कपड़े, दवाई, मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज करना है, टैक्सी का किराया, सब कुछ यूपीआई से हो रहा है। लगभग जो ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होती है ना, 2/3 तो यूपीआई के थ्रू होती है। पुराना टाइम गया कि लोग बैंक में पेई ऐड करते थे या चेक वगैरह लगाते थे, बहुत कम हो गया। और देखो छोटी पेमेंट्स नहीं हो रही, बड़ी पेमेंट्स भी हो रही हैं। जैसे लोन पेमेंट का एग्जांपल लीजिए, लोन पेमेंट का एग्जांपल जुलाई 2025 में ना 93,857 करोड़ जो लोन चुकाया गया है ना, वो यूपीआई से चुकाया गया है, देख लीजिए। और ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट हुए हैं ना, वो यूपीआई के थ्रू हुए हैं। तो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स भी यूपीआई के थ्रू हो रही है, सिर्फ छोटी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही। लेकिन देखो यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या है, अगर यूपीआई इतना ही ज़्यादा चल रहा है तो लोगों के पास में कैश कम होना चाहिए था ना, एटीएम से पैसा कम निकलना चाहिए था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी में कैश अभी भी उतना है। ऐसा क्यों? इसे बोलते हैं कैश पैराडॉक्स। मतलब यूपीआई से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही हैं, तो देश की इकोनॉमी में कैश कम होना चाहिए था ना। लेकिन देश की इकोनॉमी में कैश कम नहीं हुआ, और इसे बोलते हैं कैश पैराडॉक्स। तो क्यों नहीं हुआ, इसके राइटर 3 रीजन देते हैं। सबसे पहले है प्रिकॉशनरी सेविंग। लोगों को ना अनसर्टेनिटी से डर लगता है, मतलब अगर महामारी आ गई तो हम क्या करेंगे, इसलिए लोग ना घर में थोड़ा बहुत कैश रखते हैं, ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। और यहां पे जो पैसा है ना, वो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब वैल्यू स्टोर करके रख रहे हैं लोग घर में कैश की फॉर्म में। फिर दूसरा रीजन है इनफॉर्मल बिग ट्रांजैक्शंस, मतलब जमीन की खरीद फरोख्त में कैश यूज होता है, ब्लैक मार्केट में कैश का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है ना। रियल एस्टेट में रजिस्ट्री हुई 1 करोड़ की, लेकिन सामने वाले को दिए 3 करोड़, 1 करोड़ पक्के में दे दिए, यानी 1 नंबर में, 1 नंबर मतलब जिसे बोलते हैं बैंक के थ्रू दे दिए, और बाकी 2 करोड़ कैश में दे दिए। इस प्रकार का सिस्टम चलता है। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेंड। और देखो बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, आर्टिकल ना जर्मनी का एग्जांपल देता है, वहां पे डिजिटल पेमेंट्स काफ़ी हाई हैं, बट फिर भी लोगों के पास में ना बहुत कैश रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई फेल हो गया कैश को कम करने में, नहीं। आप आगे की स्लाइड देखिए, आप एटीएम का ट्रेंड देखिए, आपको ये पता लगेगा जुलाई 2019 में ना एटीएम से 81 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई और 2.8 लाख करोड़ विड्रॉ किए गए, 2019 का डेटा है। लेकिन 6 साल के अंदर अंदर जहां देखो देश की इकोनॉमी डबल हो गई, वहीं देखो एटीएम की ट्रांजैक्शन आधी रह गई सिर्फ। सोच के देखो कितना हैरानी वाला डेटा है। 2019 से लेकर 2025 के बीच में देश की इकोनॉमी डबल कर गई है, तो कायदे से एटीएम ट्रांजैक्शंस भी डबल करनी चाहिए थी, नहीं, बल्कि एटीएम की ट्रांजैक्शंस आधी रह गई। और कैश जो 2019 जुलाई में विड्रॉ हुआ था वो कम हो गया, जुलाई 2025 में रह गया सिर्फ 2,30,000 करोड़। सोच के देखो, इवन पहले ना लोग कैश काफी ज्यादा जमा करके रखते थे सेविंग की फॉर्म में। 2020-21 में 12.5% जो कैश था ना, वो सेविंग की फॉर्म में जमा होता था लोगों के पास में। लेकिन अब 2023-24 में सिर्फ ये आंकड़ा घट के 3.4% रह गया है। मतलब क्या है, मतलब अब लोगों को सेविंग करनी होती है ना, लोग सेविंग के नाम पे कैश नहीं रखते घर में, लोग ज़्यादा सेविंग करने लगे हैं। कैसे? म्यूचुअल फंड्स में लोग लगा देते हैं पैसे, इसके अलावा शेयर मार्केट में लगा देते हैं, लेकिन घर में कैश बल्कि पहले से कम रखते हैं। समझ रही हो? तो ये है असली स्टोरी। अब राइटर एक बात बोलते हैं, लोग देखो वैसे एटीएम जाना कम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन के लिए कैश की जरूरत आज के समय में कम हो रही है, लेकिन यहां पे ना राइटर बोलते हैं अब ना हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर हैं। सारे डेटा को आप इंटीग्रेट करके कंसीडर करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि यूपीआई की ट्रांजैक्शंस हाई पे हैं, एटीएम से विड्रॉल जो है वो सबसे कम पॉइंट पे आ गए हैं, सेविंग में कैश का शेयर बहुत गिर गया है। तो ना
अब हम आ गए हैं एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? ये देखो, एक मैथ का कंसेप्ट होता है। जब कर्व की डायरेक्शन बदलती है ना, तो फिर उस पॉइंट को बोला जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो मतलब राइटर बोलते हैं कि अब ना जो करेंसी सर्कुलेशन में है ना, वो बढ़ने के बजाय अब कम हो जाएगी। समझ रहे हो? करेंसी जो अभी सर्कुलेशन है ना देश की इकोनॉमी में, वो बढ़ने के बजाय अब घटेगी। मतलब देखो, हम ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि अब इसके बाद ना हमारे देश की इकोनॉमी कैशलेस तो नहीं होगी, लेकिन लेस कैश जरूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या? लेस कैश। तो वो टर्निंग पॉइंट अब देखो नजदीक है। नंदन नीलेकनी, जिनको देखो आधार और यूपीआई का आर्किटेक्ट माना जाता है, उन्होंने एक बात बोली, डेटा इज द न्यू ऑयल। हर बार यही घिसी पिटी लाइन आती है ना, डेटा इज द न्यू ऑयल। तो यूपीआई ने ना भारत के हर छोटे ट्रांजैक्शन को ना डेटा बना दिया, और ये फॉर्मलाइजेशन का ना सबसे बड़ा टूल है। लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, सरकार के पास रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो फॉर्मलाइजेशन हो रही है हमारे देश की इकोनॉमी की। और इसके अलावा देखो, यूपीआई ने ट्रांजैक्शंस को तो फॉर्मलाइज किया ही है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी भी आसान कर दी है। कैश पर लोगों की डिपेंडेंसी कम हो गई है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो देखो टैक्स इवेजन भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूपीआई से ट्रांजैक्शंस होने की वजह से सरकार का जो टैक्स बेस है वो भी बढ़ा है। लेकिन देखो, एक चीज जरूर है, यूपीआई से ट्रांजैक्शंस की वजह से ब्लैक इकोनॉमी कम जरूर हुई है, लेकिन अमीर लोग जो हैं वो फिर भी रियल एस्टेट में पैसा लगाना हो तो वो कैश का ही इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शंस में पैसों का इस्तेमाल होता है, वो यूपीआई से तो होता नहीं। इलेक्शंस में जो खर्चा किया जाता है वो कैश में किया जाता है। तो रियल में अगर कैश के यूज़ को कम करना है ना, तो ब्लैक मार्केट पे लगाम लगाना होगा, ब्लैक इकोनॉमी पे काबू पाना होगा। और देखो, लोगों को ये विश्वास दिलवाना होगा कि आप घर में कैश रखोगे बल्कि आपका नुकसान हो रहा है, उसका ना तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर वही पैसे आप बैंक में रखोगे या फिर इन्वेस्ट करोगे तो उसका आपको फायदा होगा। तो जितना ज़्यादा लोग अवेयर फाइनेंशियली लिटरेट होंगे ना, उतना ही लोग फिर कैश भी कम और ज़्यादा कम घर में स्टोर करके रखेंगे, और इंडिया और ज़्यादा लेस कैश इकोनॉमी बनेगी। पूरी तरह से कैशलेस तो नहीं बनेगी, लेकिन लेस कैश जरूर बनेगी। तो उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, उस टर्निंग पॉइंट पे अब हम आ चुके हैं, जिसके साइंस राइटर बता रहे हैं। साइंस जैसे देखो, करेंसी टू जीडीपी रेशो 2022 में 12.9% था, 2025 में घट के 10.9% हो गया। तो ये घटता जाएगा, समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये H1B वीजा वाला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।